वेलकम टू लर्न यूट्यूब चैनल। सीजीएल मैथ के सीरीज में अब आप लोगों को जो भी क्वेश्चन मिलेगा उसमें मोस्टली क्वेश्चन जो होगा वो रिपीटेटिव मिलेगा, रिपीट मिलेगा। वो जो पीछे जो हम लोग इतना 14-15 सेट देख चुके हैं उसी में से कुछ क्वेश्चन रिपीट करते रहेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट करेगा। इसीलिए अब इस सब वीक से क्या होगा कि आपको एक सेट CHSL प्रीवियस ईयर से दिया जाएगा और एक सेट CGL प्रीवियस ईयर से दिया जाएगा, ताकि हमें कुछ न्यू क्वेश्चन भी मिलते रहे और उसका हम प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, आज जो हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं वो 11 जून 2019 को जो एग्ज़ाम हुआ था थर्ड शिफ्ट में, उसके पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि चीनी के मूल्य में 21% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% की ही वृद्धि करना चाहता है तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। देखिए इस तरह का जो सवाल था इसका हम लोग दो सॉल्यूशन देखे थे, एक इफेक्टिव रेट से देखे थे और एक बेसिक देखे थे। आज जो हम इसका सबसे शॉर्टेस्ट मेथड बता रहे हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति यदि चीनी के मूल्य में 21% का वृद्धि होता है, इसका मतलब अब उसको 121% खर्च करना पड़ेगा। अगर 21% का वृद्धि होता है चीनी के मूल्य में तो इसका मतलब 121% खर्च करना पड़ेगा। लेकिन वो चाहता है कि अपने खर्च में 12% की ही वृद्धि करे, यानी 112% ही खर्च करना चाहता है। तो उसको खपत में कितना का कमी करना पड़ेगा, यानी कितना का कमी करना पड़ रहा है, 9 का कमी करना पड़ रहा है, कितना में 12 में, सॉरी 121 में 9 का कमी करना पड़ रहा है 121 में गुने 100। इसका मतलब कितना कमी करना पड़ रहा है, यानी 12 सत्ते 84, 6 बचेगा, सॉरी 5 बचेगा, तो यानी 12 चौका 48, यानी 7.4% का कमी करना पड़ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इस सवाल का बनाने का सबसे शॉर्टेस्ट मेथड ये है, यानी 21% का वृद्धि हो जाता है मूल्य में, इसका मतलब 121% खर्च होगा उसका। लेकिन वो चाहता है कि 12% ही खर्च करें, यानी 112 रुपये ही खर्च करना चाहता है, 112% ही खर्च करना चाहता है। तो कितना का कमी करना पड़ रहा है, 9 का कितना में 121 में गुने 100। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक वस्तु 25% और 15% के दो क्रमिक छूट के बाद 535.50 रुपये में बेची जाती है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। देखिए इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है, हम इसको बेसिक से ही बना लेते हैं। यानी उसका अंकित मूल्य x था, अगर 25% का छूट होती है यानी 75% में बेच रहे हैं, और 75% का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है 3/4, और 15% का अगर हम छूट दे रहे हैं तो इसका मतलब कितना बेच रहे हैं 85% में, 85% का शॉर्ट फॉर्म 17/20, और बेच कितना में रहे 535.5 रुपये में बेच रहे हैं। अगर हम इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे एक जीरो आ जाएगा, नीचे एक जीरो, और ये जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब आते हैं 3 से कितना बार में कटेगा, पहले 17 से काट लेते हैं, यानी 17 से 51, फिर 17 से एक बार में 17 85, 315 बार में, फिर ये 3 से कितना बार में कटेगा 105 बार में। तो यानी x बराबर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी 840। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी इसको बेसिक से ही बना लेंगे। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें sin स्क्वायर 48 प्लस sin स्क्वायर 42 माइनस sec स्क्वायर 30 प्लस tan स्क्वायर 60 दिया गया है। तो इससे पिछला वीडियो हम लोग देखे थे, अगर sin x बराबर cos y दिया गया हो, sin x इज इक्वल टू cos y दिया गया हो, tan x इज इक्वल टू cot y दिया गया हो, और sec x इज इक्वल टू कोसेक y दिया गया हो, या फिर sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 दिया गया हो, या फिर cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 दिया गया हो। तो इस स्थिति में क्या होता है कि x प्लस y जो है वो 90 डिग्री हो जाता है। या फिर अगर sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y बराबर 1 दिया गया हो, अगर x प्लस y 90 डिग्री होता है तभी ये चीज़ जो है वो पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे देखिए sin स्क्वायर 48 अब प्लस sin स्क्वायर 42, 48-42 को हम जोड़ रहे हैं तो 90 हो रहा है। तो इसका मतलब sin स्क्वायर 48 प्लस sin स्क्वायर 42 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस sec स्क्वायर 30, यानी sec 30 कितना होता है 2/√3, अगर 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, 4/3, प्लस tan स्क्वायर 60, यानी tan 7 होता है √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। तो यानी इसका कैलकुलेशन कितना हो जाएगा 3 1 4 माइनस 4/3, यानी 4 3 12 में से 4 गया तो 8/3, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखना है। अगर sin x बराबर cos y दिया गया हो, tan x बराबर cot y दिया गया, sec x बराबर cosec y दिया गया हो, या फिर sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y बराबर 1 दिया गया हो, या फिर cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y बराबर 1 दिया गया हो, तो इस स्थिति में क्या होता है x प्लस y जो होता है वो 90 डिग्री होता है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। b की तुलना में a 50% अधिक दक्ष है और b की तुलना में c 40% कम दक्ष है। यानी 3 व्यक्ति है a b c,
यानी बी की तुलना में ए का दिया गया और बी की तुलना में सी का भी दिया गया, तो इसका मतलब हम बी को क्षमता को हम लोग 100 मान लेते हैं। अगर बी का क्षमता 100 मानेंगे तो ए का क्षमता कितना हो जाएगा 150। ए बी से 50% अधिक है और बी की तुलना में सी 40% कम है, यानी बी की तुलना में सी अगर 40% कम है तो सी का क्षमता 60 हो जाएगा। 40 यानी 100 में अगर हम 40 कम करेंगे, यानी उसके क्षमता का जो अनुपात आया वो कितना है। अगर हम 1 जीरो हटाएंगे तो 15:10:6 आ जाएगा उसके क्षमता का अनुपात। अब क्या बोल रहे हैं कि एक साथ कार्य करने पर वे तीनों एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी जब ये तीनों एक साथ काम करेंगे तो 15, 10, 25, 6, 31, यानी टोटल क्षमता 31 हो जाएगा। जब 31 क्षमता रहता है तो कितना दिन लेता है 10 दिन लेता है। जब एक क्षमता रहेगा तो कितना दिन लेगा 10 गुने 31 दिन, यानी क्षमता कम तो दिन ज़्यादा, ज़्यादा का मतलब गुना करना होता है। यानी जब एक क्षमता तो 10 गुने 31 दिन, तो अकेले ए उस कार्य के 150% को कितना दिन में पूरा करेगा। यानी पहले हम निकाल लेते ए कितना दिन पूरा कर रहा है, तो ए का क्षमता 15 है। जब एक क्षमता तो 10 गुने 31 दिन, तो 15 क्षमता तो कितना दिन लेगा 10 गुने 31/15, यानी क्षमता जैसे ही ज़्यादा होगा तो दिन कम होगा तो मतलब भाग दे देंगे वहाँ पर। तो यानी ए पूरा काम को इतना दिन में करेगा, लेकिन हमें 150% काम निकालना है ना, तो हम इसका 150% यानी इसका 150% काम इसके 150% दिन में कर लेगा ये, यानी 15 गुने 100 1500 और ये 150 गुने 10, यानी ये 1500 कट जाएगा तो कितना बचेगा 31 दिन बचेगा। इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यानी A/B 5:8 और C/B 4:3 है, तो इसको ऑप्शन से भी बना लेंगे। अगर हम A/B 5:8 यहाँ पे दिया गया, A/B 5:8 यहाँ नहीं दिया गया, तो ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। A/B देखे तो यानी 3×5 = 15 और 3×8 = 24, यानी 5:8 इसमें भी दिया गया। यानी 3 ऑप्शन पॉसिबल है A/B 5:8 से। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं कि C/B जो है 4:3 कहाँ पे दिया गया है। अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे इस दोनों का अगर हम देखेंगे तो 2 से 4 बार में और 2 से 3 बार में, यानी C/B 3:4 दिया गया है। अगर हम ऑप्शन नंबर बी देखें, यानी 8 से 4 बार में, 8 से 3 बार में, यानी सी और बी का जो अनुपात 4:3 दिया गया है ना, पहले 4 उसके बाद 3, C 4 और B 3, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी इसको हम ऑप्शन से भी बना सकते थे। पहले AB का अनुपात 5:5 किस ऑप्शन में दिया गया वो चेक कर लेते हैं, फिर CV का अनुपात 4:3 किस में दिया गया वो चेक कर लेते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। त्रिभुज ABC में BC पर P इस प्रकार है, इस प्रकार बिंदु है कि BP/PC जो है वो 1:2। जैसे एक त्रिभुज ABC है, ABC में इसमें P इस प्रकार है, ये बिंदु P इस प्रकार है कि BP/PC जो है वो 1:2 दिया गया है। यानी ये BP/PC जो है वो 1:2 दिया गया है। और Q बिंदु BP का मध्य बिंदु है, यानी BP का मध्य बिंदु कौन है Q। अच्छा ठीक है, अगर मान चलिए 1:2 दिया गया तो हम इसको 2:4 कर लें। ये 1:2 नहीं लेकर हम 2:4 कर लेते हैं, यानी BP को 2 ले लेते हैं और PC को 4 ले लेते हैं। तब क्या होगा, अगर BP का मध्य बिंदु Q है तो इसका मतलब इस दोनों का अनुपात ये पूरा 2 था तो 1:1 हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। तो क्या बोला है, एरिया ऑफ ABQ, एरिया ऑफ त्रिभुज ABQ अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, इस दोनों का अनुपात पूछ रहा है ना, यानी ABQ, ये ABQ एरिया ऑफ ABQ और ABC। देखिए अगर ABQ और ABC का बात करें तो उसका दोनों का केंद्र सेम है, यानी शीर्ष सेम है। जब शीर्ष सेम रहता है तो उसके एरिया का जो अनुपात होता है भुजा के अनुपात के बराबर हो जाता है। यानी इसका भुजा यानी ABQ में BQ 1 है, इसका भुजा 1, और ये पूरा भुजा कितना हो जाएगा, ABC में जो BC है वो कितना है 4 + 2 6, यानी इसका जो एरिया का अनुपात होगा 1:6। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन जब शीर्ष सेम होता है, दोनों का शीर्ष सेम होता है, तब क्या होता है कि जो एरिया का अनुपात होता है वो भुजा के अनुपात के बराबर होता है। तो यानी ABQ में BQ कितना दिया गया 1 और ABC में BC कितना दिया गया 2 + 4 6, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा एरिया का जो अनुपात होगा 1:6 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक रेलगाड़ी बिना रुक के 80 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत से चलता है, रुकने के साथ 72 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत से चलता है, तो रेलगाड़ी का औसतन प्रति घंटा कितनी मिनट रुकती है। यानी जब उसके स्पीड का अनुपात 80:72 होता है तो टाइम का अनुपात 72:80 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना घंटा रुक रहा है, ये कितना घंटा रुक रहा है, इन 8 घंटा रुक रहा है कितना में 80 में,
यानी अब समय 72 घंटा से 80 घंटा लग रहा है, इसका मतलब 8 घंटा रुक रहा है 80 घंटा में। तो बोला 1 घंटा में कितना मिनट रुकती है। अगर हम इसको मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना कर देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और ये 8 से 8 कट गया, इसका मतलब 6 मिनट रुकती है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते थे। इसमें a प्लस बी प्लस सी बराबर 4 दिया गया और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये 2 दिया गया, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab निकालना है। जैसे पिछले वाले वीडियो में भी देखे थे हम लोग कि अगर 3 वेरिएबल और 2 इक्वेशन है, यहाँ पे 2 ही इक्वेशन दिया गया और वेरिएबल 3 दिया गया ए बी सी। जब 2 इक्वेशन रहता है तो हम 2 वेरिएबल को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, बाकी तीसरा का कोई भी मान रख लेते हैं। तो अगर यहाँ पे 2 इक्वेशन है तो 2 वेरिएबल ए बी को फिक्स कर देते हैं और सी को हम क्या कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं। अगर सी को 0 करेंगे तो यहाँ से सी हट जाएगा और ये 0 हट जाएगा। यानी अगर सी 0 करेंगे तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा और ये ए बी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 0 से हम किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है, क्योंकि ये सी तो 0 हो गया था और ये भी 0 हो जाएगा, 0 से गुना करेंगे, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये फार्मूला होता है। तो ए प्लस बी का होल क्यूब कितना हो जाएगा, यानी ए प्लस बी 4 दिया गया, 4 का क्यूब 64 माइनस 3 गुने ए बी के बदले में 2 और ए प्लस बी के बदले में 4, यानी 64 माइनस 3 6 चौका 24, यानी सवाल का जो आंसर होगा 40। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक 14 सेंटीमीटर ऊंचे छिन्नक के 2 वृत्ताकार फलकों की त्रिज्या 5 और 2 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या है। देखिए, अगर इस तरह का सवाल नहीं समझ में आता है, अगर आपका लक अच्छा रहा है तो आप इसको 10 सेकंड में बना सकते हैं। कैसे, वो बता देते हैं। जिससे अगर आप कोई भी फार्मूला देखते हैं उसमें पाई का मान रहता ही है। छिन्नक का भी आयतन लें, अगर इसका छिन्नक का आयतन अगर हम देखें तो क्या होता है, इसका आयतन छिन्नक का जो आयतन होता है वो पाई h/3 इंटू आर स्क्वायर प्लस आर आर, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। देखिए, अगर आप पाई का मान ले तो 22/7 होता है, यानी 22 को अगर हम तोड़े तो 2 गुने 11 होता है। यानी आप इधर का कैलकुलेशन जो भी आए उसको तो आप 11 से गुना कीजिएगा ही। अगर आप उसको 11 से गुना करते हैं तो जो भी ऑप्शन रहेगा वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 11 का मल्टीपल अगर हम देखें तो यहाँ पे 11 का मल्टीपल ये नहीं हो रहा तो ये ऑप्शन नहीं होगा, 11 का मल्टीपल ये भी नहीं हो रहा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, 11 का मल्टीपल ये नहीं हो रहा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 11 का मल्टीपल 5 2 7 और 7 0 हो गया, यानी 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन नंबर सी, यानी सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो अगर आपका लक अच्छा रहा तो 11 का मल्टीपल एक ही मिलेगा आपको ऑप्शन में, नहीं तो अगर 11 का मल्टीपल 2 या 3 ऑप्शन में दे दिया गया तब आपको वहाँ पे बनाना पड़ जाएगा सवाल को। तो यहाँ छिन्नक का आयतन हम यहाँ पे सारा मान h दिया ही गया है 14, कैपिटल R दिया ही गया 5 और स्मॉल r दिया ही गया 2, हम इसमें पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। वैसे 11 का मल्टीपल चेक करके भी आंसर निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कॉलेज सी के विज्ञान अनुशासनों में विद्यार्थी की संख्या उस कॉलेज में पढ़ने वाले कुल विद्यार्थी का लगभग कितना % है। देखिए, कॉलेज सी में विज्ञान में कितना है 540, उस अनुशासन में पढ़ने वाले कुल विद्यार्थी, यानी इस अनुशासन में पढ़ने वाले कुल विद्यार्थी कितना है 320 प्लस 540 प्लस 350, यानी 0 का 0 हो जाएगा, 4 2 6 5 11 1 3 1 4 5 4 9 3 12, यानी 1210 है। यानी कॉलेज क्या बोला जा रहा है, कॉलेज सी में विज्ञान अनुशासन में विद्यार्थी की संख्या 540 है, उस कॉलेज में पढ़ने वाले कुल विद्यार्थी का कितना % है। तो कुल विद्यार्थी 1210 हैं, इसका कितना % है तो 100 से गुना कर देंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब यहाँ देखिए 12 चौका 48 लगाएंगे ना, 12 चौका 48, तो यहाँ पे 6 आएगा फिर 0, तो यानी 12 पंचे 60, सॉरी एक मिनट, यानी 12 चौका 48 4 बार में लगाएंगे तो 48 लाएगा और 6 बचेगा। ये प्रॉक्स वैल्यू हम ले रहे हैं, यानी हम इसको 120 मान के चल रहे हैं। तो यानी यहाँ पे 6 आएगा, 6 फिर 0, यानी 12 पंचे 60, यानी 45%। इस सवाल का जो अप्रॉक्स वैल्यू होगा वो 45%। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। यानी हमें अप्रॉक्स वैल्यू निकालना था, तो अप्रॉक्स वैल्यू जब भी निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1210 को 1200 कर देंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी 540/12 करेंगे तो 45% आता है, यानी अप्रॉक्स वैल्यू जो होगा वो 45%। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कॉलेज ए और बी में कुल मिलाकर विद्यार्थी विज्ञान पढ़ने वाला, ए और बी में विज्ञान कितना है 620 प्लस 680, यानी 6 6 12 1300 हो जाएगा अनुपात।
कॉलेज डी और ई में कॉमर्स पढ़ने वाले विद्यार्थी के साथ अनुपात क्या है। डी और ई में वाणिज्य, कॉमर्स मतलब वाणिज्य, कितना हो जाएगा 5 3 8 3 2 5 यानी 850। अगर 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से कितना बार में 26 बार में, 5 से ये 17 बार में, 26 अनुपात 17। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सभी कॉलेज में वाणिज्य अनुशासन के विद्यार्थी संबंधी आंकड़े वृत्त आरेख में दर्शाए जाए। यानी वाणिज्य यानी कॉमर्स बैकग्राउंड को अगर हम लोग ये वृत्त खंड में दर्शाए, वृत्त आरेख में, तो कॉलेज डी दर्शाने वाले त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण क्या होगा। यानी कॉलेज डी में कितना है 520 है, टोटल कितना में, अगर हम टोटल जोड़ेंगे तो 0 तो आएगा ही। 3 2 5 5 10 2 12 8 20 2 3 2 5 5 10 3 13 5 18 4 22 यानी टोटल 2200 में। तो हमें त्रिज्यखंड का कोण निकालना है तो 360 से गुना कर देंगे। त्रिज्यखंड का कोण निकालना था, इसीलिए हम लोग क्या किए 360 से गुना कर दिए। यानी ये 00 से ये 20 तो कट ही जाएगा, यानी 1 मिनट। अब ये 2 से 11 बार में और 2 से कितना बार में 18 बार में, यानी जो आंसर आएगा यानी 18 36 3 936/11। यानी अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 11 × 88 और 11 × 5 = 55 यानी 85 डिग्री अप्रॉक्स वैल्यू। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सभी कॉलेज में कुल मिलाकर कला अनुशासन में विद्यार्थी का औसत क्या है। यानी कला अनुशासन में कुल मिलाकर विद्यार्थी का औसत क्या है। अगर कला अनुशासन में सब विद्यार्थी को जोड़ेंगे तो कितना आता है, यानी 0 तो रहेगा ही। 7 7 14 2 16 6 22 8 30 3 3 3 6 4 10 3 13 4 17 5 22 यानी टोटल 2200 स्टूडेंट आ रहा है। अगर हमें औसत निकालना है तो 1 2 3 4 5 यानी टोटल 5 कॉलेज है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 440। यानी जो औसत आएगा कला का वो 440। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। a+b 8 दिया गया है और ए बी कितना दिया गया 32/3 दिया गया, तो a³ + b³ निकालना है। तो a³ b³ का अभी जस्ट हम लोग फार्मूला पढ़े थे, क्या होता था a+b का होल क्यूब -3ab × a+b, ये होता था। a+b कितना दिया गया 8, 8 का क्यूब 512 -3 a × b कितना हो जाएगा 32/3 दिया गया है। ए बी कितना देगा 32/3 और गुण a+b कितना दिया गया 8 दिया गया, 3 से 3 कट जाएगा, यानी 512 में से अगर 8 × 16 और 256 अगर हम माइनस करेंगे तो इकाई स्थान पे 6 आएगा। तो इकाई स्थान पे 6 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर इकाई स्थान से पता चल जा रहा है तो आप क्या करेंगे, केवल इकाई स्थान देखकर ही आंसर को टिक आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए त्रिभुज ABC त्रिभुज QPR के समरूप है। यानी ABC अगर QPR के समरूप है, QPR के, तो इसका मतलब इसका जो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा वो इक्वल होगा। यानी इसका अगर भुजा AB लेंगे तो इसका भुजा हमें QP लेना पड़ेगा। अगर हम इसका भुजा BC लेंगे तो इसका भुजा हमें क्या लेना पड़ेगा PR लेना पड़ेगा। अगर हम इसका भुजा AC लेंगे तो इसका भुजा क्या लेना पड़ेगा QR लेना पड़ेगा। ठीक है, यानी इसका जो कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो इक्वल हो जाएगा। अब क्या चीज़ पूछा जा रहा है, इसमें AB BC AC का मान दिया गया है और निकालना है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज PQR का जो रेशियो दिया गया है वो कितना दिया गया 16:25 दिया गया है। ठीक है, तो अगर दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसके एरिया का जो अनुपात होता है वो क्या होता है भुजा के अनुपात का स्क्वायर होता है। अगर इसमें हम RQ ले रहे हैं, यानी छोटा वाला भुजा में RQ ले रहे हैं, तो हमें बड़ा RQ का संबंध किससे दिया गया AC से दिया गया, यानी ABC में हमें AC लेना पड़ेगा। इसका मतलब हम ABC एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ QPR का जो एरिया का अनुपात होगा AC/RQ का स्क्वायर हो जाएगा, या फिर AB/QP का भी स्क्वायर कर सकते हैं, या फिर BC/PR का भी स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये स्क्वायर इधर आएगा तो ये रूट में चला जाएगा और इसके जो एरिया का अनुपात दिया गया है वो 16:25 दिया गया है। इक्वल टू AC हमें निकालना है, सॉरी AC दिया गया है, यानी AC कितना दिया गया 6 दिया गया है और RQ निकालना है RQ। ठीक है, तो इसका जो कैलकुलेशन होगा यानी 16:25 को क्या लिख सकते हैं 4/5 लिख सकते हैं ना, यानी 2 से ये 2 बार में, 2 से ये 3 बार में, यानी जो RQ आएगा वो 5 × 3 15/2 यानी 7.5। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। x के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या 4, 6, 3, 9, 3, x 8 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्य होने का क्या नियम है? पहले हम सम स्थानों के योग निकाल लेते हैं। 8 3 11, 3 14, 4 18, यानी विषम स्थानों का जो अंकों का योग है 18 हो रहा है, और सम स्थानों का अंकों का योग कितना हो जाए? 9 6 15, 15 प्लस x। 11 से विभाज्यता का क्या नियम है कि सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का जो योग का जो अंतर होता है वो 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये 18 तो ये 18 होगा तभी तो 0 होगा ना। तो इसका मतलब x के जगह पे कितना रखना पड़ेगा? 3 रखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगर x की जगह 3 होगा तो ये भी 18 और ये भी 18, 18 में से 18 गया 0। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 46% लड़कियाँ और शेष लड़के हैं। लड़कों के अंकों का औसत 58 है और लड़कियों के अंकों का जो औसत है वो 62 है। तो पूरी कक्षा का औसत अंक क्या है? देखिए, अगर आप इसको बेसिक से बनाते हैं तो कितना टाइम कंज्यूम होगा वो भी देख लेते हैं। पहले बेसिक से देख लेते हैं। देखिए, 50 में अगर 46% लड़कियाँ हैं तो 50 का 46% 23 हो जाएगा, यानी 23 गर्ल हैं। तो जो बाकी बॉय बचेगा वो कितना बच जाएगा? यानी बॉय आपका आ जाएगा कितना? 27। ये 23 गर्ल है तो बॉय 27 हो जाएगा। अगर लड़कों का औसत अंक 58 है तो इसका मतलब टोटल अंक कितना हो जाएगा? 27 गुने 58, यानी यहाँ से हम टोटल अंक निकाल लेंगे। अगर लड़कियों का औसत अंक 62 है, यानी इसको हम 62 से गुना करके यहाँ से भी हम लड़कियों का टोटल अंक निकाल लेंगे। अगर उसके बाद हम क्या करेंगे? पूरी कक्षा का औसत बोला है ना, तो यानी बॉय प्लस गर्ल मिला के जो टोटल अंक आएगा वो निकाल लेंगे। अब पूरा जो स्टूडेंट था वो 50 था, यहाँ टोटल योग को हम फिर 50 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मेरा औसत आ जाएगा। यानी थोड़ा सा हमें यहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ रहा है। अगर हम इसको शॉर्टेस्ट मेथड में बनाए तब हम लोग कैसे बनाएंगे? उस समय में क्या होगा? डेविएशन निकालना पड़ेगा, कितना का डेविएट कर रहा है। उस मेथड से हम लोग डेविएशन मेथड से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो भी देख लेते हैं। जैसे बॉय और गर्ल, इसका रेशियो क्या है? यानी ये तो पता है कि 23 लड़की हैं, 23 ये गर्ल है तो 27 बॉय है। ये तो पता है 23 अगर लड़की है तो 27 लड़का है। अगर हम इसका औसत जो है हम लोग, हाँ इसका औसत पहले दिया गया है। लड़कों का औसत 58 है और लड़कियों का औसत 62 है। लड़कों का औसत 58 और लड़की का औसत 62 है। हम इस दोनों यानी पूरी कक्षा का जो औसत है वो 60 मान लेते हैं। अगर हम पूरी कक्षा का औसत 60 मानेंगे तो जो टोटल डेविएशन होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। यानी अगर मान चले कि हम एक पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि अगर मान चले 3 संख्या हैं x y z, एक मिनट कोई नहीं, दूसरी एक छोटा सा संख्या ले लेते हैं। एक संख्या ले लेते हैं 2, एक संख्या ले लेते हैं 4, एक संख्या ले लेते हैं 6। ठीक है, तो इसका औसत 4 आ जाएगा। यानी 6 4 10 2 12 बट्टा 3 करेंगे तो 4 आ जाएगा। अगर हमें औसत को 4 रखना है, अगर हम एक संख्या में 1 का वृद्धि कर दिए, यानी 2 में हम 1 का वृद्धि कर दिए 3, अगर हमें औसत 4 ही रखना है तो हमें किसी न किसी संख्या में 1 का कमी करना पड़ेगा। अगर हम 6 में 1 का कमी कर देंगे तो 5 और 4, तो इसको हम रहने देते हैं। अगर हम 1 का वृद्धि के किसी संख्या में तो किसी न किसी संख्या में 1 का कमी करना पड़ेगा, तभी औसत आपका बराबर रहेगा। तो वही हम चेक कर लेते हैं कि कितना का डेविएशन हो रहा है। जैसे यहाँ पे 2 का वृद्धि हो रहा है, औसत में 2 का वृद्धि हो रहा है। टोटल अगर औसत में 2 का वृद्धि हो रहा है तो 27 लड़का में 54 का वृद्धि हो जाएगा, 54 का वृद्धि हो जाएगा। यहाँ औसत में क्या हो रहा है? 2 का कमी हो रहा है। अगर 2 का कमी हो रहा है तो इसका मतलब 23 लड़की में 46 का कमी हो जाएगा। तो टोटल कितना का डेविएशन हो रहा है? देखिए, यहाँ 54 का वृद्धि हो रहा है और यहाँ 46 का कमी हो रहा है। तो फिर भी तो 6 का वृद्धि हो ही रहा है ना, सॉरी 8 6 14, यानी 8 का वृद्धि हो ही रहा है। फिर भी 8 का वृद्धि हो ही रहा है। इसका मतलब औसत में कितना का अभी वृद्धि हो रहा है? यानी 8/50। टोटल 50 छात्र था, यानी अभी भी 8 का वृद्धि हो रहा है 50 में, यानी 1685, यानी 0.16 का वृद्धि अभी भी हो रहा है। तो इसका मतलब जो यानी 0.16 डेविएट हो रहा है ज़्यादा। इसका मतलब जो ओरिजिनल औसत होगा, ओरिजिनल औसत वो कितना हो जाएगा? 60 में हम क्या करेंगे? 0.16 को घटा देंगे, यानी 59.84 इसका ओरिजिनल औसत होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पे अगर 8 का कमी होता है, यानी 0.16 का कमी होता है, तो इसका मतलब जो ओरिजिनल औसत होगा वो 0.16 ज़्यादा होता है। तब हम क्या करते हैं? 60 में 0.16 को ऐड कर देते हैं।
तो यहाँ पे हम टोटल डेविएशन निकाल के भी इस सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते थे, नहीं तो फिर हमें बेसिक से करेंगे तो इस तरीके से, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा बेसिक में। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से 100 रुपया पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 18 रुपया है, तो एक्स का मूल्य क्या होगा। तो हम लोग को ये पता है 2 ईयर का जो सी और एस आई का जो अंतर होता है वो PR² बटा 100 का स्क्वायर होता है। बहुत सारा तरीका है इसका। आप फिर ये इफेक्टिव रेट निकाल के भी आप बना सकते हैं। तो अंतर कितने का दिया गया, 18 का दिया गया। मूलधन हमें निकालना है, रेट 12 दिया गया, यानी 12 गुने 12 डिवाइड बाय 100 गुने 100, ठीक है। यानी 4 से ये 3 बार में, 4 से ये 25 बार में, 4 से फिर ये 3 बार में, 4 से 25 बार में, यानी 3 3 9 दूना 18, यानी 25 दूना 50, यानी 1250। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि ओ केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास AB और CD इस पर AB है और CD एक इस प्रकार की जीवा है जिसमें ABCD एक समलंब बनता है, यानी ये सवाल हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी देख चुके थे। इसको हम लोग शॉर्टकट में बना देते हैं। जैसे ये एक सर्कल है, इसमें ए जिसका केंद्र O है और AB व्यास है, केंद्र O है और AB वृत्त का जो है वो व्यास है, और CD जीवा इस प्रकार है कि ABCD समलंब बन रहा है, AB और CD समलंब बन रहा है। इसमें BAC 24 डिग्री दिया गया है। पहले ABCD समलंब बन रहा है तो इसको मिला देते हैं, ये समलंब है, और BAC 24 डिग्री दिया गया है, ये BAC जो है वो 24 डिग्री दिया गया है। अगर हम ये त्रिभुज का बात करें, ABC त्रिभुज का बात करें, तो ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि अर्धवृत्त पे यानी AB पे बना कोण, अर्धवृत्त पे बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, यानी ये 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 और ये 24 है तो बाकी कितना बच जाएगा, 66 डिग्री बच जाएगा, 66 डिग्री। तभी तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो पाएगा। और इससे पहले हम पढ़े थे, अगर वृत्त के अंदर ये समलंब हो तो इसमें क्या होता है कि ये कोण और ये कोण जो संगत अगल बगल का कोण होता है, ये क्या होता है, बराबर होता है, और ये कोण और ये कोण क्या होगा, ऊपर वाला C और D बराबर हो जाएगा, A और B बराबर हो जाएगा। अगर ये 66 डिग्री तो ये भी 66 डिग्री होगा, जिसमें से ये 24 डिग्री दिया गया तो ऊपर वाला कोण कितना हो जाएगा, यानी 42 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल CAD कितना हो जाएगा, 42 डिग्री। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये दोनों बराबर कैसे होता है, पिछले वीडियो में हम इसको बता चुके हैं। अब नेक्स्ट सवाल, अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे sin x बराबर cos y कब होता है, जब x सब प्लस y का जो योग होता है वो 90 डिग्री होता है, यानी 5 थीटा प्लस 50 माइनस 3 थीटा, इसका योग अगर 90 डिग्री होगा तभी तो ये दोनों आपस में बराबर होगा sin x cos y के। तो इसका मतलब 5 थीटा में से अगर 3 थीटा जाएगा तो 2 थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री। ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 2508 रुपये के मूल्य पर बेचा जाता है। यदि उनमें से एक वस्तु का विक्रेता पर 14% का लाभ होता है और दूसरे वस्तु पर 12% का हानि होता है, तो विक्रेता को कुल मिलाकर कितने लाभ या हानि हुई है। देखिए, इसको पिछले वीडियो हम बताए थे। जैसे इस तरह का सवाल जब भी आए, CP और SP का अनुपात पहले ले लेंगे। अगर पहला वस्तु को 14% लाभ पे बेचे, यानी पहला वस्तु का CP 100 है तो उसको 114 में बेचा, और दूसरा वस्तु का CP अगर 100 है तो उसको 12% यानी 88 में बेचा, यानी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात आ गया। जबकि दोनों का जो विक्रय मूल्य है 2508, यानी प्रत्येक का विक्रय मूल्य 2508। तो हम बताए थे कि अगर विक्रय मूल्य 2508 दिया होगा तो इस दोनों का मल्टीपल ही रहता था, लेकिन अगर इस दोनों का मल्टीपल देखेंगे तो 8 4 बार, यानी 8 चौका 32, इका स्थान पे 2 आ रहा है, जबकि इका स्थान पे यहाँ पे 8 है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको इस अनुपात को कुछ इस तरह से चेंज करना पड़ेगा कि इकाई स्थान पे 8 आ जाए, तभी हम समझेंगे कि दोनों का मल्टीपल जो है वो 2508 आएगा। तो हम इसको अगर हम 4 से काटेंगे तो ये 22 बार में कट जाएगा और ये 25 बार में कट जाएगा। 4 से अगर हम काटेंगे तो ये 22 बार में, 25 बार में। अब देखेंगे तो ये यानी 114 और 22 को गुना करेंगे तो ये 2508 आ जाएगा, क्योंकि इकाई स्थान पर 8 आ रहा है तो 2508 आने का संभावना है। या फिर ये भी कर सकते थे आप, या फिर ये भी कर सकते थे, 2 से इसको काटते तो यानी 50 बार में, 2 से इसको काटते तो ये 57 बार में, फिर 2 से इसको काटते तो ये 50 बार में, 2 से इसको काटते तो 44 बार में। यानी इसका यहाँ पे क्या होता है, 7 चौका 28, यानी यहाँ भी क्या जो हो रहा है, दोनों का जो गुणनफल हो रहा है 57 और 44 का जो गुना होगा वो 2508 होगा। इस तरीके से भी आप यानी किसी भी तरीके से आपको दोनों का गुणनफल 2508 लाना है।
तो हमें ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा हमें ज़्यादा सुविधा देगा, और हालांकि उस कैलकुलेशन से भी बनाएगा तो आंसर सेम ही आएगा। अगर हमें दोनों के प्रत्येक का जो विक्रयमूल अगर 2508 लाना है तो इसका मतलब इसको 44 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम इसको 44 से गुना करेंगे तो इसका मतलब क्रयमूल में भी 44 से गुना करना पड़ेगा। अगर हमें इसको 2508 बनाना है तो इसका मतलब इसको 57 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम इसको 57 से गुना किए तो इसको भी 57 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम 57 को 44 से गुना करेंगे तो इतना तो पता है कि ये 2508 ही आएगा, और ये भी 2508 ही आएगा। तो इसका मतलब टोटल विक्रयमूल कितना आ गया, 5016। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे टोटल यानी 5 का 20, 5 2200 आएगा। यहाँ पे 7 5 35 और 25 25 3 28 यानी 2850 आएगा। इसका मतलब टोटल विक्रयमूल जाएगा वो 50 50 यानी टोटल क्रयमूल 50 50, टोटल विक्रयमूल 5016। तो इस स्थिति में क्या होगा, हमें हानि होगा, क्योंकि क्रयमूल ज़्यादा है विक्रयमूल कम है, हानि होगा। यानी कितना का हानि हो रहा है, 34 रुपये का हानि हो रहा है। कितना में, 50 50 में गुने 100। इसका मतलब अप्रॉक्स में कितना का हानि हो रहा है, यानी 1 से जो करें 340/505। यानी अगर हम इसको 500 रखते हैं तो 5 7 35 यानी 7 बार में लगेगा। इसका मतलब 0.7% की हानि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इस तरह का सवाल हम लोग इतना बना चुके हैं, इस पर तो कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या था फार्मूला, अगर हम x + 1/x बराबर अगर a होता है तो x² + 1/x² क्या होता है, a² - 2, और x³ + 1/x³ क्या होता है, a³ - 3a, a³ - 3a। तो सेम उसी तरीके से अगर √x + 1/√x अगर √7 दिया गया, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो x + 1/x क्या हो जाएगा, a² - 2 यानी √7 का स्क्वायर 7 में से 2 गया 5। इसका स्क्वायर करने पर यानी इसका स्क्वायर करने पर क्या होता है, x² + 1/x² - 2। जब x + 1/x 5 आ गया, x + 1/x से अगर a दिया जाए तो इसका क्यूब करने पर यानी x³ + 1/x³ क्या हो जाएगा, a³ - 3a यानी 5 का क्यूब -3 × 5 यानी 125 - 15 यानी 110। यानी सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सेक थीटा बराबर 13/5 दिया गया है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, h/b। अगर h 13 b 5 तो p कितना हो जाएगा, 12। यहाँ पे सब कुछ हम वहीं पे लिख लेंगे, p हो जाएगा 12। हमें क्या निकालना है, टेन थीटा बराबर p/b यानी p के बदले में 12 और b के बदले में 5। साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h यानी p के बदले में 12 और h के बदले में 13, प्लस कॉस थीटा यानी कॉस थीटा क्या होता है, b/h, b के बदले में 5 और h के बदले में 13। ठीक है, अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 12/5 माइनस यानी 7/13 ये हो जाएगा ना, इस दोनों का कैलकुलेशन -7/13 -12 + 5 करेंगे तो -7/13। यानी अगर हम 13 से 12 को अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 13 × 5 = 65 तो नीचे आएगा ही, और 13 12 गुना करेंगे तो 13 दूना 26, 13 2 15 156 आ जाएगा, और 7 5 35 रुपये से माइनस करेंगे तो यानी 121/65। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक वृत्त की 2 जीवाएँ AB और CD वृत्त के अंदर P पर एक दूसरे को काटती हैं। एक वृत्त है, इसकी 2 जीवा AB और CD, ये A B और CD अगर P बिंदु पे काटती है तो इसका एक ही फार्मूला बनेगा, AP × PB = PC × PD। अगर 2 जीवा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो इसी फार्मूला पे आपका सवाल को दिया जाएगा। तो इसमें AB पूरा 7 दिया गया है और PC 2 दिया गया है और AP 4 दिया गया। AP 4 दिया गया और AB ये पूरा 7 दिया गया, इसका मतलब PB 3 हो जाएगा। अगर हम PD को x मानते हैं तो यहाँ से हम लोग x निकाल सकते हैं, यानी AP 4 × PB 3 = PC 2 × PD x, यानी 2 से 2 बार में, यानी x बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। इसका मतलब PD अगर 6 आ गया तो हमें क्या निकालना है, CD कितना हो जाएगा, 6 + 2 8। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। यानी ये चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर 2 जीवा एक दूसरे को P बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं तब क्या होगा, AP × PB = PC × PD। अब नेक्स्ट और लास्ट सवाल देखते हैं। यानी 5.8 यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अगर 7.4 को अगर हम 3.7 से डिवाइड करेंगे तो 37 × 74 2 बार में कटेगा, 2 × 5 यानी 10 हो जाएगा ये, माइनस ये 6 × 12
बट्टे अगर 2.5 करेंगे तो यानी पहले 25 से 4 बार में लगेगा 100, फिर 25 से 8 बार में लगेगा तो 200, यानी 4.8 आ जाएगा इसका कैलकुलेशन। यानी 5.8 में से 4.8 गया तो 1 + 10 यानी 11। इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। अब इस वीक से आपको एक दिन CGL का सेट मिलेगा मैथ का, और एक दिन CHSL प्रीवियस ईयर का मिलेगा, और एक दिन CGL प्रीवियस ईयर का मिलेगा, जिससे क्या होगा कि हम कुछ नया नया क्वेश्चन भी देखते रहेंगे। अगर ये उसके बाद अगर कुछ दिन बाद CGL से जब समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आपका MTS या फिर CPO, ये दोनों में से किसी एक का प्रीवियस ईयर, यानी SSC के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी का प्रीवियस ईयर का जो पेपर होता है मैथ का, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।